नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष IAS चैनल में। आज का हमारा टॉपिक करंट अफेयर से है, लेकिन ये करंट अफेयर काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये करंट अफेयर एक ऐसा करंट अफेयर है जो आपका आगे चल के करंट अफेयर ना कि ट्रेडिशनल फैक्ट के रूप में आपके कोर्स में शामिल हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो टॉपिक है वो है पर्यावरण। तो पर्यावरण से जुड़ा हुआ टॉपिक है ये, और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि फ्यूचर में ये चीज़ आपको एज अ फैक्ट के रूप में ट्रेडिशनली तैयार करना होगा। परंपरागत रूप से आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिक्स हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में प्रश्न भविष्य में भी पूछे जाते रहेंगे। यानी कि वर्तमान में जो पेपर होने हैं आपके हाल फिलहाल में, वहाँ तो ये बहुत महत्वपूर्ण है ही, और आपका 6 महीने 7 महीने बाद साल भर बाद भी कोई अगर एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो वहाँ पर भी आपके ये आते रहेंगे, क्योंकि ये चीज़ ऐसा नहीं कि करंट अफेयर का टॉपिक है, ऐसा प्रॉपर करंट अफेयर का टॉपिक नहीं है ये। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले, मैं बता दूं किन किन बिंदुओं को डिस्कस करने वाले हैं, और उन चीज़ों को मैंने मैप पे भी डिनोट किया है। तो जैसे जैव मंडल अभ्यारण्य के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, बाघ अभ्यारण्य के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, विश्व धरोहर स्थल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, रामसर स्थलों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये कुछ टॉपिक है, लेकिन मैं यहाँ पर कंप्लीट ये नहीं बताऊंगा कि कितने जैव मंडल, बिल्कुल ऐसी दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि उसके लिए बहुत अलग सी वीडियो है। वो आपके वीडियो प्लेलिस्ट में जाइएगा, ये सभी अभ्यारण्य आपको मिलेंगे, आपको रामसर भूमि वाले वीडियो मिलेंगे, धरोहर स्थल के भी वीडियो मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो बताने वाला हूँ, जो हाल फिलहाल में जो ऐड हुए हैं अभ्यारण्य के रूप में, बाघ अभ्यारण्य के रूप में, रामसर क्षेत्र के रूप में जो ऐड हुए हैं इन सूचियों में, उनकी मैं चर्चा करूंगा मैप के अंदर। तो सबसे पहला है चीज हम यहाँ बता दें आपको, अभ्यारण्य भारत के अंदर आप देखेंगे तो भारत के अंदर 18 जैव मंडल अभ्यारण्य की स्थापना भारत सरकार ने की है। भारत सरकार ने की है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे 18 जैव मंडल अभ्यारण्य की स्थापना। लेकिन विश्व जैव मंडल अभ्यारण्य सूची में, नेटवर्क में, विश्व जैव मंडल अभ्यारण्य नेटवर्क में जो शामिल किया गया है 12वां स्थल जो है वो है पन्ना। आप देखेंगे कि जो 18 जैव मंडल अभ्यारण्य है उसमें 18वां जो अभ्यारण्य है भारत ने जो सूची तैयार की है उसमें पन्ना ही है अंतिम। और जो विश्व जैव मंडल अभ्यारण्य नेटवर्क में शामिल किया गया है अभी हाल में, जो 12वें नंबर का स्थान है वो पन्ना ही शामिल किया गया है। तो अभी वर्तमान में इसको करंट अफेयर के हिसाब से आप पढ़ेंगे। तो पन्ना कहाँ पर है दोस्तों? MP में, यानी मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। ठीक, अब आते हैं तो याद ये भी रखिएगा कि भारत के अंदर कितने जैव मंडल अभ्यारण्य हैं। ठीक है, तो 18 जैव मंडल अभ्यारण्य है, इसको आप लिस्ट में जाइएगा, वहां देखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सर्वाधिक बाघों की संख्या यहाँ पर देखते हैं मध्य प्रदेश में ही है, यानी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघों की संख्या है। दूसरा पॉइंट है सर्वाधिक बाघ अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ पर है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, यानी 6 अभ्यारण्य MP में है और 6 अभ्यारण्य महाराष्ट्र में और MP महाराष्ट्र देखते हैं, दोनों बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, सर्वाधिक याद रखिएगा, होता महाराष्ट्र ना दे MP दे दे, होता MP ना दे महाराष्ट्र दे दे, तो दोनों में बराबर है, सर्वाधिक यहीं पर है। और दूसरे नंबर पे तमिलनाडु जिसमें 5 हैं, याद रखिएगा। फिर देखते हैं, अब यहाँ पर हम चूंकि बाघ अभ्यारण्य की बात कर रहे हैं, तो अभी हाल फिलहाल में क्या कोई अभ्यारण्य, बाघ अभ्यारण्य की स्थापना की गई है किसी प्रदेश में? तो आप कहेंगे हाँ, हमको पता चल गया है कि सर्वाधिक बाघ कहाँ है, हमको ये पता चल गया है कि सर्वाधिक बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है, ये भी हमको पता चल गया। लेकिन क्या अभी हाल फिलहाल में कोई बाघ अभ्यारण्य स्थापित किया गया है? तो आप कहेंगे हाँ, वो किया गया है तमिलनाडु में, और वो किस नंबर का है? वो 51वां है, 51वां 51वां आपका बाघ अभ्यारण्य है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। और नाम क्या है उसका? नाम है श्री विल्ली मोगा मलाई। ठीक, मेगा मलाई, श्री विल्ली मेगा मलाई बाघ अभ्यारण्य है, जो भी हाल फिलहाल में स्थापित किया गया है और 91वें नंबर का है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इससे हमको ये पता चल गया कि भारत के अंदर कुल कितने बाघ अभ्यारण्य हैं वर्तमान में? तो आप क्या कहेंगे? 51। जैव मंडल अभ्यारण्य कितने थे दोस्तों? 18। याद एक बार देख लेंगे तो आप लोग कर लेंगे। बाघ अभ्यारण्य कितने? 51।
तो बाघ बहुत ताकतवर को सबसे ज्यादा इन्हीं की संख्या है, बाघ अभ्यारण्यों की संख्या है। ठीक है, याद हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया यूनेस्को के द्वारा। अभी हाल में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया भारत के अंदर, पूरे विश्व में किया गया है, लेकिन भारत के अंदर के जो भी 44वां जो बैठक हुई है, जो कि चीन के फुझोऊ प्रांत में हुआ है, चीन के फुझोऊ प्रांत में जो संपन्न हुआ है। भारत के अंदर टोटल पर ये देख ले कितने विश्व धरोहर स्थल हैं, तो 40 है दोस्तों वर्तमान में। याद देखेंगे कितने हैं, 40 हैं वर्तमान में, 40 हैं। 40 में 32 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और एक मिश्रित है, एक मिश्रित है। याद रखेंगे, क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के अंदर जो विश्व धरोहर स्थल, सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल कितने हैं, तो आप कहेंगे 32। अगर कहेंगे प्राकृतिक कितने, तो आप कहेंगे 7, और मिश्रित है तो 1 कहेंगे। मिश्रित है ना, तो एक संख्या उसकी सबसे कम रहेगी। तो अभी हाल ही में जो विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है उसका नाम क्या है भारत के अंदर, तो आप कहेंगे कि 2 अभी किया गया। अभी हाल फिलहाल में कितने किए गए, 2 किए गए हैं। और वो 2 नाम कौन से हैं और कहाँ पर हैं, तो आप याद रखेंगे कौन कौन। एक तो आपका यहाँ पर है गुजरात, आप यहाँ पे आ गए गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर जो आपका है एक है धौलावीरा, याद रखें धौलावीरा, जो कि है 40वां दोस्तों, मतलब 38 थे, 2 और तो 38 तो 40, तो 40वें नंबर मतलब अंतिम नंबर का जो है सैंधव स्थल जो कि धौलावीरा जो कि गुजरात में है। तो 39वें नंबर पर कौन है, मतलब एक जस्ट पहले, वो है रामप्पा मंदिर जो कि तेलंगाना में 39वें नंबर का। तो पहले नंबर पर कौन होगा, मतलब जो अभी हाल ही में 2 किए गए, तो पहले रामप्पा मंदिर जो कि तेलंगाना में है, और 40वां कौन है, सैंधव स्थल जो कि धौलावीरा में। तो 2 जगह, वो कौन से 2 प्रदेश है, गुजरात और एक आंध्र प्रदेश। तो आप याद कर लीजिए कौन से 2 प्रदेश हैं चुना गया है, जो कौन से प्रदेशों को चुना गया है, एक आंध्र प्रदेश को और एक गुजरात को। मगर क्वेश्चन आ गया स्थल का नाम पूछ लिया गया, तो आप कहेंगे सॉरी आंध्र प्रदेश नहीं, तेलंगाना, एक तेलंगाना है और एक गुजरात है। तो तेलंगाना में कौन सा, रामप्पा मंदिर, और एक गुजरात में है धौलावीरा। तो आप लोग हमेशा तो पढ़ते रहते होंगे इतिहास के अंदर, तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि इसको भी शामिल कर लिया गया है। ये तो आ गया आपका विश्व धरोहर स्थल की बात है। अब हम बात करते हैं भारत में रामसर स्थलों की बात करते हैं। अब प्रश्न आया आपको पता भी होगा, नहीं मैं फिर से बता देता हूँ। रामसर स्थल जो होते हैं उसको बोला जाता है नम भूमि क्षेत्र। क्या बोलते हैं उसको, नम भूमि क्षेत्र। नम भूमि क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर नमी हो, नमी मतलब जहाँ पर झील हो, झरने हो सकते हैं, वो मानव निर्मित भी हो सकते हैं और नेचर के द्वारा निर्मित भी हो सकते हैं, उन्हें भी हम लोग रामसर भूमि में शामिल करते हैं। अच्छा, ये रामसर भूमि स्थल का मतलब नम भूमि क्षेत्र, तो रामसर कोई ऐसा तो है नहीं, रामसर नाम जो पड़ा है ये कोई किसी जगह का नाम है, किसी जगह का नाम। जो रामसर है वो कहाँ पर दोस्तों, वो है ईरान में। याद रखें ना, ईरान में है। और रामसर एक सम्मेलन हुआ था जो कि ईरान में रामसर नामक जगह पे एक सम्मेलन, इसका नाम पड़ा गया रामसर सम्मेलन। और रामसर सम्मेलन जो हुआ वो कब हुआ दोस्तों, 1971 में। याद रखिएगा 1971 में हुआ, कहाँ हुआ, ईरान में। और यहीं पे तय किया गया कि पूरे विश्व में हम उन क्षेत्रों को संरक्षण देंगे, उनको कंजर्व करेंगे जहां पर नम भूमि क्षेत्र। और क्यों कंजर्व कर रहे हैं, कंजर्व इसलिए कर रहे हैं कि वो स्थल जो है वहां पे बहुत से प्राकृतिक संसाधन और जलीय जीव होते हैं जो कि हम एक तरह से किसी भी क्षेत्र की धरोहर होते हैं, तो उनको संरक्षण देना एक किसी जरूरत थी कि कोई एक संस्था स्थापित की जाए जो उसको संरक्षण दे। तो वैश्विक प्लेटफॉर्म पे एक रामसर सम्मेलन जो कि ईरान पे 1971 में। अच्छा, एक चीज और ध्यान दें यहाँ पर कि रामसर सम्मेलन में जब 1971 में होता तब भारत यहाँ पर शामिल नहीं था, लेकिन भारत कब शामिल हुआ, तो आप याद रखेंगे 1982 में दोस्तों। याद रखिएगा 1982 में भारत रामसर जो सम्मेलन हुआ था, जो एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट में शामिल कब होता है, 1982 में, ना कि 71 में। याद रखिएगा। और याद रखिएगा जो वर्तमान में जो रामसर स्थलों की संख्या है वो दोस्तों 46 है। याद रखिएगा 46। और अभी वर्तमान में हाल ही में कितने रामसर स्थलों घोषित किया गया, इस वर्ष की बात कर रहा हूं मैं, 2021 की बात कर रहा हूं मैं, 2020 की बात नहीं कर रहा हूं। 2020 में तो 6 किए गए थे, यहाँ पर 2021 की हम बात कर रहे हैं, और ज्यादा किए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर 4 जो स्थल अभी 21 में किया गया, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, तो 4 स्थलों को रामसर घोषित किया गया है। एक हरियाणा, 2 हरियाणा के हैं
और 2 गुजरात के हैं, याद रखेंगे। अभी चलिए चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए गुजरात के अंदर 2 हैं, वो कौन से, एक है वधवाना आर्द्रभूमि है और एक है थोल झील। तो एक वधवाना याद रखिएगा, कहीं कहीं वधावन भी लिख के आ जाएगा आपका, एक पोर्ट भी है वधावन, ठीक है। तो आर्द्रभूमि और थोल झील, एक थोल झील, तो थोल झील याद रखिएगा, थोल और वधवाना 2 नाम याद रखिएगा। वधवाना और थोल झील जो है 2 रामसर स्थल गुजरात के हैं और 2 जो है कि हरियाणा में है दोस्तों, हरियाणा में। उनका एक का नाम है भिंडवास वन्य जीव अभ्यारण्य और एक है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर याद रखिएगा, सुल्तानपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो गुरुग्राम में है और भिंडवास वन्य जीव अभ्यारण्य झज्जर में है, याद रखिएगा, झज्जर जिला में भिंडवास वाला। अब एक फैक्ट इंपॉर्टेंट ये है कि हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि यही है जो भिंडवास वन्य जीव अभ्यारण्य है, उसी में आपकी भिंडवास के नाम से जो झील, मतलब कि वो जो आर्द्रभूमि है सबसे बड़ी है हरियाणा की, याद कर लीजिएगा इसको। तो 2 हैं, 2 क्षेत्रों को चुना गया है, 2 क्षेत्र मतलब 2 प्रदेशों को चुना गया आर्द्रभूमि के लिए, एक गुजरात को चुना गया और एक हरियाणा को चुना गया, एक हरियाणा को चुना गया। अगर यही चीज आपके परीक्षा में आ जाए कि विश्व धरोहर स्थल भी 2 प्रदेशों को चुना गया, एक तेलंगाना एक गुजरात, याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट आते हैं, भारत के अंदर प्रथम तमिलनाडु प्रदेश ने, याद रखिएगा, तमिलनाडु प्रदेश ने पहला डुंगोंग, याद रखिएगा, डुंगोंग संरक्षण रिजर्व बनाया है तमिलनाडु में। मतलब तमिलनाडु सरकार ने देश का प्रथम डुंगोंग संरक्षण रिजर्व, कहेंगे डुंगोंग क्या है अभी, क्योंकि जब तक डुंगोंग आप समझेंगे नहीं तब तो आपको दिमाग में आसानी से बैठेगा नहीं। डुंगोंग एक तरह का समुद्री स्तनपायी जीव है जो कि जिसे हम लोग संज्ञा देते हैं समुद्री गाय की। तो समुद्री गाय याद करने से काम नहीं चलेगा, नाम आपको पूरा याद रखना पड़ेगा। डुंगोंग एक तरह की समुद्री गाय है और एक तरह का क्या है, स्तनपायी जीव, समुद्री मतलब जलीय जीव है एक तरह का, लेकिन स्तनपायी है वो, याद रखेगा। मतलब समुद्री गाय की संज्ञा दे स्तनपायी जीव। तमिलनाडु ने इसको एक एक तरह का रिजर्व क्षेत्र घोषित किया, एक जगह रिजर्व बनाया गया जहां पे इनको संरक्षण दिया जाए। वहां पर किसी भी प्रकार की प्रदूषित गतिविधियां जो प्रदूषण को फैलाती हों, जैसे कोई फैक्ट्री लगा दे रहा है या किसी प्रकार का कचरा समुद्र में बहा दे रहा है, वो सबको रोक लगाया है सरकार। क्योंकि ये जो डुंगोंग प्रकार की जो जीव है, जलीय जीव है, ये IUCN ने क्या किया है, उसको सुवेद की श्रेणी मतलब वल्नरेबल की कंडीशन में डाला है। ये सूची तैयार करता है IUCN, जो डेंजर जो में कुछ जीव होते हैं, कुछ उससे कम में, कुछ उससे ज़्यादा में, जो बहुत ही हाईली डेंजर होते हैं उनकी सूची अलग बनती है, लास्ट सूची तैयार की जाती है। तो वो चीज़ें होती है, उसकी चर्चा भी आप, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा, वो वीडियो आपका प्लेलिस्ट में जाएगा, वो भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। फिर देखेंगे ये जो डुंगोंग जो समुद्री गाय है, ऐसे याद करिए, जो डुंगोंग जो समुद्री गाय है उनका क्षेत्र जो है, उनका क्षेत्र अगर देखेंगे तो वो मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और अंडमान की खाड़ी है। तो इसका मतलब कच्छ की खाड़ी कहाँ है, गुजरात में। तो गुजरात में कच्छ की जो खाड़ी, यहाँ पर भी डुंगोंग पाया जाता, लेकिन अभी यहाँ स्थापित नहीं किया गया कोई रिजर्व। पाक की खाड़ी जो कि तमिलनाडु के पास है, मन्नार की खाड़ी भी तमिलनाडु के पास है, और अंडमान की खाड़ी, अंडमान मतलब अंडमान निकोबार, अब चले जाइए। तो चूंकि 2 क्षेत्र ऐसे मिल गए हैं जो कि तमिलनाडु के नजदीक हैं काफी, इसलिए तमिलनाडु प्रदेश ने ये सोचा कि हम क्यों ना पहला एक डुंगोंग संरक्षण रिजर्व बनाएं, ठीक है। तो ये तमिलनाडु ने किया था, इनिशिएटिव किसका है, वो तमिलनाडु का है। दूसरा चीज ये है कि डुंगोंग उसी समय तय कर लिया गया कि डुंगोंग दिवस ही मनाएंगे हम, तो 28 मई को डुंगोंग दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाएगा, याद रखिएगा। 28 मई डुंगोंग दिवस मनाया जाएगा, यानी ये समुद्री गाय का दिवस मनाया जाएगा उस दिन। तो इस तरह से ये देखेंगे, सभी करंट का टॉपिक हो गया। करंट के टॉपिक तो आज आप इसको पढ़ो तो करंट, लेकिन इसको ऐसा याद करिए कि हमेशा के लिए याद हो जाए। अब क्या होगा कि जैसे संख्या जो बढ़ती है दोस्तों, जब संख्या बढ़ती है वही चीज चेंज होगी, बाकी जो क्षेत्र होंगे वो थोड़े बदल जाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि वधावन और या थोल कहीं और चला जाएगा। यही आपको याद होना चाहिए, क्योंकि सूची मिलाने के लिए दे सकते हैं कि वधावना कहाँ पर है, थोल कहाँ पर है, या सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, भिंडवास कहाँ पर है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये एक तरह का एक ट्रेडिशनल टॉपिक है, ट्रेडिशनल फैक्ट है जो आपको हमेशा के लिए तैयार होना चाहिए,
ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।